हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि पिछले वीडियो में हम क्लास 11 का ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 2 से 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे। उसी सीरीज के आज थर्ड वीडियो में हम ज्योग्राफी का ही चैप्टर नंबर 3 से 45 के लगभग क्वेश्चन लेके आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और साथ में आपका एग्ज़ाम में अगर आप ये सारा क्वेश्चन कर लेते हैं तो चैप्टर नंबर 3 से आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन को कि पृथ्वी के आंतरिक भाग को किस आधार पर समझा जा सकता है। तो देखिए, पृथ्वी को दो आधार पर समझा जा सकता है। एक आंतरिक भाग जो किस में आएगा, अप्रत्यक्ष में आएगा, ठीक है। और एक बाहरी भाग होता है, तो बाहरी भाग किस में आ जाएगा, तो प्रत्यक्ष में आएगा। तो आंतरिक भाग को समझने के लिए किस आधार पर समझा जा सकता है, तो अप्रत्यक्ष आधार पर। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के अंदर जाना पॉसिबल नहीं है और ना कभी हो पाएगा, इसलिए पृथ्वी के आंतरिक भाग को किस आधार पर समझा जा सकता है, तो अप्रत्यक्ष आधार पर समझा जा सकता है। अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी की त्रिज्या है, तो पृथ्वी के धरातल से केंद्र तक के बीच कितनी दूरी है, तो 6370 किलोमीटर। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो ये 6370 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है। तो भूगर्भ का जानकारी का प्रत्यक्ष साधन कौन है, तो ज्वालामुखी। क्योंकि ज्वालामुखी जिसमें उद्गार होता है वो पृथ्वी के धरातल पर फैल जाता है, तो ये प्रत्यक्ष साधन में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए अप्रत्यक्ष स्रोत है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग को समझने के लिए अप्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन सा है, तो उल्कापिंड। अगला कौन है, तो गुरुत्वाकर्षण। अगला कौन, तो भूकंप संबंधी क्रिया। ये सभी क्या हो जाएगा, आंतरिक में आ जाएगा, इसलिए ये अप्रत्यक्ष स्रोत है पृथ्वी को जानने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाँचवा देखते हैं, पृथ्वी के आंतरिक संरचना को समझने के लिए प्रत्यक्ष स्रोत हैं। तो प्रत्यक्ष में पूछा है, तो प्रत्यक्ष में कौन कौन आ जाएगा, तो खनन और ज्वालामुखी, ये दोनों आ जाएगा, ठीक है। छठा क्वेश्चन देखते हैं अगला, मानव द्वारा अब तक भूगर्भ में अधिकतम प्रवेदन कितना किया गया है। तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका में है वो 3 से 4 किलोमीटर अभी तक मैक्सिमम गहराई किया गया है, लेकिन आर्कटिक में एक कोला है, वहाँ पर कितना मैक्सिमम 12 किलोमीटर गहराई किया गया है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्वालामुखी और भूकंप किस प्रकार की क्रियाएं हैं। तो ये आकस्मिक क्रियाएं, कब आएगा कोई ठिकाना नहीं रहता है, इसलिए आकस्मिक आज में आ जाएगा कौन, ज्वालामुखी और भूकंप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल अधिकतम होता है। तो देखिए, ये मेरा पृथ्वी है, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि पृथ्वी के बीच यहाँ पे जो ध्रुव है वहाँ पे थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा चपटा है यहाँ पे, ठीक है। और यह मेरा क्या है, केंद्र है। तो यहाँ से केंद्र और यहाँ मान लीजिए कि कोई वस्तु रखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ से केंद्र के बीच की दूरी कितना होगा, कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो ज़्यादा लगेगा, कहाँ की तुलना में, तो विषुवत रेखा की तुलना में। क्यों? क्योंकि यहाँ से केंद्र के बीच दूरी क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ से जो बल लगेगा वो क्या लगेगा, विषुवत रेखा पर बल जो लगेगा कम लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दूरी क्या केंद्र से ज़्यादा है और यहाँ पे ध्रुव पे क्या है, कम है, इसके कारण यहाँ पे बल क्या ज़्यादा लगेगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल अधिकतम कहाँ पे होगा, तो ध्रुवों पर, उत्तरी ध्रुव रहे चाहे दक्षिणी ध्रुव रहे, ठीक है। अब जैसे जैसे हम गुरुत्वाकर्षण मतलब ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो वैसे वैसे क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और जैसे जैसे अगर हम यहाँ से विषुवत रेखा से अगर ध्रुव की ओर जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक अक्षांश पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल न्यूनतम होता है। तो गुरुत्वाकर्षण न्यूनतम कहाँ होगा, तो केंद्र से धरातल का दूरी सबसे ज़्यादा कहाँ रहता है, तो विषुवत रेखा पे। तो सबसे कम बल कहाँ लगेगा, तो विषुवत रेखा पर लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने की सबसे प्रमुख स्रोत क्या है। तो आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी सबसे अच्छा कौन देता है, तो भूकंप देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है। तो सी, भूकंप केंद्र कहेंगे। जहाँ से भूकंप निकलता है, देखिए मान लीजिए ये पृथ्वी है, जहाँ से भूकंप निकलेगा वो क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, तो भूकंप केंद्र कहलाएगा। अगला क्वेश्चन 12वां देखते हैं, भूकंप मूल, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोकस भी बोलते हैं, और इसी को ही अवकेंद्र भी दूसरा नाम बोला गया है, ठीक है। तो वह स्थान होता है, कहाँ पे होता है, तो देखिए
जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो अवकेंद्र कहाँ होता है? जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होता है। तो भूकंप केंद्र भी बोल सकते हैं या अवकेंद्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है वहाँ क्या कहेंगे? तो भूकंप केंद्र भी बोल सकते हैं, या फिर उसको भूकंप मूल भी बोल सकते हैं, या फिर अवकेंद्र भी बोल सकते हैं, या फिर फोकस भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिकेंद्र भूकंप का बिंदु है। तो अधिकेंद्र कहाँ से संबंधित रखता है? तो देखते हैं, ये आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो बी हो जाएगा। भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर, जहाँ से भूकंप का, जैसे मान लीजिए यहाँ से भूकंप निकला, जस्ट इसके ऊपर क्या रहता है? तो अधिकेंद्र रहता है। मतलब भूकंप का जो अधिकेंद्र रहता है वो कहाँ रहता है? तो भूकंप केंद्र से जस्ट उसके ऊपर 90 डिग्री पर। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भूकंप में ज्वालामुखी तरंगे होती हैं। भूकंप में धरातली तरंगे होती हैं। तो भूकंप में धरातली तरंगे कौन से होती हैं? तो एल तरंगे। देखिए दो तरह के तरंगे होते हैं, एक होता है, देखिए तरंगे दो तरह का होता है, एक भूगर्भिक तरंग होता है, ठीक है, और एक धरातलीय तरंगे होता है। ठीक है, तो भूगर्भिक तरंग में कौन कौन सा आ जाएगा? तो प्राइमरी आएगा और सेकेंडरी आएगा, मतलब पी तरंग और एस तरंग आएगा। और धरातलीय तरंग में कौन आएगा? तो एल आएगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो एल हो जाएगा। तो भूगर्भिक तरंगी कौन कौन? तो प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, आगे और क्वेश्चन भी इससे मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं? तो सर्वाधिक क्षति कौन सा पहुंचाएगा? तो धरातलीय तरंगे, जिसको एल तरंग भी बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा हानि कौन पहुंचाएगा? तो धरातलीय तरंगे पहुंचाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? मान लीजिए जो तरंग अगर समुद्र में जो उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? तो लहर कहलाता है। और लहर रहता है, और लहर को क्या कहते हैं? तो सुनामी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है? तो सुनामी किसके कारण आता है? तो भूकंप के कारण। तरंग के कारण ही क्या होता है? समुद्र में लहर उत्पन्न होता है, और वही उसी को क्या कहते हैं? तो सुनामी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो देखिए जापान में सुनामी सबसे ज़्यादा आता है, इसलिए इसका नाम जापान वाले ही ने रखा है, क्या? सुनामी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप मापा जाता है। ठीक है, तो भूकंप किस पे नापा जाता है? तो रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। ठीक है, या भूकंप की तीव्रता किस पे मापी जाती है? तो रिक्टर पैमाने पर नापा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी तरंग को ध्वनि तरंग कहा जाता है? देखिए प्राइमरी तरंग है, सो क्या है, ये ठोस में भी गमन करता है, द्रव में भी गमन करता है, और गैस में भी गमन करता है। और ध्वनि भी क्या होता है? ठोस, द्रव, गैस तीनों में क्या करता है? गमन करता है। इसलिए प्राइमरी तरंग को क्या कहा जाता है? तो ध्वनि तरंग भी कहा जाता है, जिसको क्या कहते हैं? प्राथमिक। प्राइमरी माने क्या हो गया? प्राथमिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप मापी यंत्र है। तो भूकंप मापी यंत्र कौन है? तो सिस्मोग्राफ। ठीक है, तो सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले कौन सा तरंग मापा जाता है? तो देखिए पी तरंग का वेग सबसे ज़्यादा रहता है। तो सबसे पहले भूकंप मापी यंत्र में कौन सा तरंग को मतलब अवलेखन किया जाता है? तो प्राइमरी। दूसरा कौन सा? तो सेकेंडरी। ठीक है, उसके बाद एल जो धरातली तरंगे होता है, क्योंकि प्राइमरी का सबसे ज़्यादा वेग रहता है, उसके बाद फिर सेकेंडरी वाला का रहता है, उसके बाद क्या रहता है? धरातली वाला का रहता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हानि पूछेगा कि कौन कहा जाता है, तो एल पहुँचाता है, उसके बाद कौन? सेकेंडरी, उसके बाद कौन? तो प्राइमरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन भूगर्भीय तरंगे हैं? तो अभी हम बताएं कि दो तरह का तरंग दो प्रकार का होता है, एक भूगर्भिक होता है और दूसरा क्या होता है? तो धरातली होता है। भूगर्भिक में भी दो तरंग होता है, कौन कौन? पी और एस, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी, जिसको प्राथमिक भी बोल सकते हैं, और एस को क्या बोल सकते हैं? तो सेकेंडरी बोलते हैं। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? तो ए और बी दोनों हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी तरंगे तीव्र गति से चलती है? तो अभी हम बताएं कि सबसे ज़्यादा तीव्र गति से कौन सी चलती है? तो पहले पी चलती है। तो ये इसलिए सिस्मोग्राफ पे सबसे पहले किसका अवलेखन किया जाता है? तो प्राइमरी का, जिसको क्या कह सकते हैं? प्राथमिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राथमिक। अगला उसके बाद कौन? सेकेंडरी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? द्वितीयक तरंगे कहते हैं। तो सबसे पहले तीव्र गति से कौन चलता है? तो ये प्राइमरी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, तरंगों का वेग सबसे अधिक होता है। तो देखिए तरंग का वेग कहाँ सबसे अधिक रहेगा, तो जहाँ ज़्यादा घनत्व रहेगा वहाँ पर वेग उसका सबसे ज़्यादा रहेगा। तो अधिक घनत्व वाले पदार्थ में तरंग का वेग क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। जहाँ कम रहेगा वहाँ कम रहेगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24 का ए हो जाएगा। अगला 25 में देखते हैं, निम्न में भूकंप तरंगों को चट्टानों में संकुचन और फैलाव कौन लाता है। चट्टानों में संकुचन और फैलाव कौन लाता है, तो प्राइमरी तरंग लाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, कौन भूकंपी तरंगों में तरल एवं ठोस दोनों में गमन करता है। तो अभी हम बताएं कि प्राइमरी जो होता है, प्राइमरी होता है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों में गमन करता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, तो तरल और गैस ठोस तो दोनों में कौन गमन करेगा, तो प्राइमरी वाला ही करेगा। अगला क्वेश्चन, स्थल मंडल, स्थल मंडल, ठीक है, स्थल मंडल का विस्तार कहाँ कहाँ से होता है, तो भूपर पट्टी एकदम ऊपर, जैसे मान लीजिए ये वाला पृथ्वी है तो उसका सबसे ऊपर वाला लेयर को क्या बोलते हैं, परपट्टी, भूपरपट्टी बोलते हैं। उसके बाद बीच वाला लेयर को क्या बोलते हैं, बीच में जो रहता है वो क्या कहता है, जैसे ये मान लीजिए कि पृथ्वी है, ठीक है, तो ये पृथ्वी का एक भाग काट के लाए तो ऊपर वाला क्या कहलाता है, तो भूपरपट्टी कहलाता है। बीच वाला क्या कहलाता है, ये वाला देखिए मेटल कहलाता है, और नीचे वाला क्या कहलाता है, तो क्रोड कहलाता है। तो भूपरपट्टी जो अभी हम कलर कर रहे हैं सो, और उसके बाद जो इसका मेटल का जो ऊपरी भाग जो होता है वो दोनों मिलकर क्या बनाता है, तो स्थल मंडल कहलाता है। तो पूछेगा कि स्थल मंडल का निर्माण किससे, मतलब भूपरपट्टी का पूरा ले लेंगे और मेटल का ऊपर वाला हिस्सा, तो वो क्या कहलाएगा, स्थल मंडल कहलाएगा। और इसका मोटाई कितना होता है, तो 200 किलोमीटर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसका मुख्य स्रोत क्या है। तो मुख्य स्रोत क्या है, तो देखिए जहाँ से ज्वालामुखी का उद्गार होता है, ठीक है, ज्वालामुखी का उद्गार होता है, ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसका मुख्य स्रोत क्या है। तो देखिए मान लीजिए ये अभी हम क्या बताएं, जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी का एक भाग काट के हम निकालें। अब देखिए यहाँ पे ये ऊपर वाला क्या कहलाता है, भूपृष्ठ कहलाता है। बीच वाला जो रहता है ये मेटल है, ये वाला बीच वाला मेटल, तो इसके ऊपर में एक पाया जाता है ऊपरी मेटल, ठीक है, और ये ऊपरी मेटल से ही क्या निकलता है, तो ज्वालामुखी उद्गार होता है, जिसको बोलते हैं दुर्बलता मंडल। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, स्टेनोस्फेयर। तो बोलेंगे ज्वालामुखी का उद्गार कहाँ से होता है, तो दुर्बलता मंडल से। तो मेटल का ऊपरी परत को क्या बोलते हैं, तो दुर्बलता मंडल बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेटल का ऊपरी परत को क्या कहते हैं, तो स्टेनोस्फेयर, इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहेंगे, तो दुर्बलता मंडल। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी के कौन से भाग में निकेल एवं लोहा की मात्रा पाया जाता है। तो देखिए ये पृथ्वी है, ठीक है, इसका मान लीजिए एक भाग हम काट के निकालते हैं, तो एक भाग काट के निकालते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, एक भाग काट के निकालें, ठीक है, तो इसको 3 भाग में बांटा जाता है। सबसे ऊपरी भाग को क्या बोला जाता है, तो भूपरपट्टी। सबसे ये वाला जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, तो भूपरपट्टी, ठीक है, बीच वाला मेटल, अंदर वाला क्या है, तो क्रोड। ये पृथ्वी को 3 भाग में बांटा गया है। अब मेटल के आधार पर भी पृथ्वी को 3 भाग में बांटा गया है। ये बीच ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, तो सियाल बोलते हैं, बीच वाला को क्या बोलते हैं, तो सीमा बोलते हैं, और नीचे वाला को क्या बोलते हैं, तो नीफे बोलते हैं। देखिए इसमें ये दोनों मेटल में इसका घनत्व तो बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण पृथ्वी के नीचे वाला भाग में चला गया। तो नीफे, नी से क्या हो गया, एन आई से क्या हो गया, निकल हो गया, एफ ई से क्या हो गया, तो फेरम हो गया। तो निकल और फेरम कौन सा भाग में पाया जाता है, तो क्रोड वाला लेयर में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30वां में क्या बोला गया है, पृथ्वी के आंतरिक संरचना का मध्यवर्ती परत किस नाम से जाना जाता है। तो आंतरिक संरचना का मध्यवर्ती भाग किस नाम से जाना जाता है, तो अभी बताएं कि ये मेटल के नाम से जाना जाता है। देखिए ये बीच वाला क्या है, मेटल है, तो मेटल के नाम से जाना जाता है। भू संचलन किससे उत्पन्न होता है, तो देखिए पृथ्वी में क्या होता है, कंपन होता है, तो क्या हुआ, तो आंतरिक शक्तियाँ से क्या होता है, पृथ्वी में क्या होता है, भू संचलन हो जाता है। जैसे देखे होंगे कि कहीं पहाड़ वगैरह क्या होता है, धंस के क्या हो जाता है, सड़क पे आ जाता है, तो वो भू संचलन किसके कारण आता है, तो पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों के कारण आता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुनामी में सर्वाधिक क्षति किस क्षेत्र में होती है? तो सुनामी कहाँ पे, देखिए समुद्र में क्या होता है, समुद्र में सुनामी आता है और सबसे ज़्यादा हानि कहाँ पे होगा, तो जहाँ वो तटीय क्षेत्र जो पाया जाएगा, समुद्र के किनारे जो तट रहेगा वो सबसे ज़्यादा हानि होगा, क्योंकि लहर आने से क्या होगा, किनारे किनारे जो तट वाला क्षेत्र रहेगा वहाँ पर ज़्यादा क्या करेगा, हानि करेगा, तो वो तटीय भाग में ज़्यादा इसका हानि होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूपृष्ठ के किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है? तो सियाल, सीमा, देखिए अभी ये 3 भाग में बांटा गया था। ऊपर वाला को क्या बोलते थे, सियाल, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये सियाल, उसके बाद क्या है, सीमा। तो सीमा, ये जो सीमा है इसका लेयर भी बहुत सारा क्या है, तो ऊपर वाला लेयर क्या आता है, तो बेसाल्ट इसमें ज़्यादा पाया जाता है। सियाल में तो कुछ कम, यहाँ देखिए ये सियाल का सीमा कितना, मात्र 35 किलोमीटर है, और ये वाला जो सीमा बीच वाला वो मेटल वाला कितना, 2900 किलोमीटर है। तो ऊपर वाला जो लेयर है वो बेसाल्ट से बना हुआ है। तो सबसे ज़्यादा किस में, तो सीमा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 33 का आंसर क्या होगा, तो ये सीमा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भूपर्पट्टी तथा मेटल के बीच कौन सी रेखा द्वारा बांटा गया है? तो अभी देखिए ये क्या रेखा है, ये सबसे ऊपर वाला क्या कहलाता है, तो भूपर्पट्टी कहलाता है, ठीक है। बीच वाला मेटल कहलाता है और नीचे वाला क्या कहलाता है, क्रोड कहलाता है। तो देखिए ये वाला जो लाइन रहता है वो कौन सा, तो मोह असंतत्य है, ठीक है, जिसको डिसकंटिन्यूटी लाइन भी बोलते हैं, ठीक है, मोह डिसकंटिन्यूटी लाइन। और ये वाला जो लेयर है इसको कौन सा था, तो गुटेनबर्ग, ये मोह हो गया, ठीक है, ये गुटेनबर्ग हो गया। तो भूपर्पट्टी किससे किसके बोला, भूपर्पट्टी तथा मेटल, तो ये भूपर्पट्टी है ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या है, ये नीचे वाला मेटल है। तो इसके बीच में कौन सा रेखा है, तो मोह डिसकंटिन्यूटी लाइन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेटल की गहराई लगभग है, मेटल की गहराई कितना है, तो देखिए ये सबसे ऊपर वाला जो लेयर है, ये मान लीजिए ऊपर वाला लेयर है क्या, ऊपर वाला भूपृष्ठ है, बीच वाला क्या है, मेटल है। तो ये 35 किलोमीटर, यहाँ से जो भूपृष्ठ का लाइन है और यहाँ से जो बीच में है इसके बीच में कितना, तो 2900 किलोमीटर है। तो मेटल का कितना गहराई है, तो 29 किलोमीटर। अगला, निम्न में से कौन ज्वालामुखी का प्रकार नहीं है? तो ज्वालामुखी का कौन सा प्रकार, तो देखिए ज्वालामुखी शील्ड ज्वालामुखी भी होता है, मिश्रित ज्वालामुखी भी होता है, ज्वालामुखी कुंड भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला, ज्वाला खंडास्मी क्या होता है? तो ज्वाला खंडास्मी क्या होता है, तो तप्त सेल के टुकड़े और लावा, ये क्या होता है, ज्वाला खंडास्मी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्कन ट्रैप की सेल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? तो ये प्रवाह क्षेत्र है। प्रवाह के कारण क्या होता है, देखिए जैसे ये भारत का ये वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे ज्वालामुखी क्या हुआ था, बहुत इधर टकराव के कारण इधर ज्वालामुखी बहुत उत्पन्न हुआ था, जिसके कारण फैलाव से क्या हो गया, इधर क्या हो गया, तो दक्कन ट्रैप बन गया। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, तो प्रवाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डाइक क्या है? डाइक ज्वालामुखी निर्मित बाह्यवर्ती स्थलाकृति, ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति। देखो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ये बी हो जाएगा, क्योंकि ज्वालामुखी से ही अंदर में क्या होता है, डाइक वगैरह बनता है। जैसे कि ये मान लीजिए कि ज्वालामुखी निकला, ये तो पृथ्वी के ऊपर वाला लेयर है, तो इधर ही कुछ स्थलाकृति का निर्माण हो जाता है, जो क्या कहलाता है, डाइक हो गया, या फिर लिथ का निर्माण होता है। तो बहुत तरह का ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रेटर तथा काल्डेरा स्थलाकृति संबंधित हैं, तो क्रेटर और काल्डेरा किससे संबंधित हैं? तो क्रेटर और काल्डेरा तो ज्वालामुखी से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अग्निवलय या सर्कल ऑफ फायर किसे कहा जाता है? तो सर्कल ऑफ फायर किसे कहा जाता है, तो प्रशांत। यहाँ पे क्या होता है कि ज्वालामुखी हमेशा उद्गार होते रहता है, इसलिए प्रशांत महासागर को क्या कहा जाता है, तो अग्निवलय कहा जाता है। ग्रेनाइट चट्टानों से बने कर्नाटक के पठार उदाहरण है किसके, तो लेकोलिथ के उदाहरण है। तो ये वीडियो आज के लिए यहीं पे रहता है। अगला चैप्टर में फिर मिलते हैं। चैप्टर नंबर 4 से हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज शाम तक या कल तक अपलोड कर देंगे, और एग्ज़ाम से पहले आपका सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करवा देंगे। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।